एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अंतिल। एंड आज का जो लेक्चर है ये आपके 11th लेक्चर का ही सेकंड पार्ट है। जो 11th लेक्चर है उसी का ही सेकंड पार्ट है। 11th लेक्चर में हम क्या कर रहे थे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट चार्जेस हम कर चुके थे। एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके थे। ठीक है, उससे वो वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई थी और अपलोड होने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में कर दिया है। तो आगे का पार्ट इधर है। अगर आपने 11th लेक्चर नहीं देखा है, उसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो विजिट माई चैनल एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। वो वीडियो देखनी ज़रूरी है, तभी आप आज का लेक्चर समझ में आएगा, वरना इसी लेक्चर का कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। ओके, तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें। आज इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इस कंसेप्ट को पूरा कर ले, कवर कर ले। तो हेडफोन्स, प्लीज़ यूज़ हेडफोन्स। अगेन आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, प्लीज़ यूज़ हेडफोन्स। तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम ड्रॉ करने जा रहे थे, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से ड्रॉ कर ली थी, नेगेटिव चार्ज की वजह से ड्रॉ कर ली थी, और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ड्रॉ कर ली थी। पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव में अंदर की तरफ जाती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। किसी कर्व पे फील्ड लाइन पे आप टेंजेंट बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देता है। क्लोज फील्ड लाइन्स आपके पास अट्रैक्शन को शो करती है, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। आपके पास जो दूर दूर डिस्टेंस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो आपके पास वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। फील्ड लाइन्स का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना अट्रैक्शन को शो करता है। फील्ड लाइन का कॉन्ट्रैक्ट होना अट्रैक्शन को शो करता है। फील्ड लाइन्स आपके पास कभी भी क्लोज लूप नहीं बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इतने सारे पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। ओके, ये सब आपका क्विक रिवीजन था। आप एक बार पिछला लेक्चर ज़रूर देखिए, 11th लेक्चर ज़रूर देखिए, वो इसका पार्ट 1 है। उसी वीडियो को मैंने इधर काटा हुआ है, तो वो लेक्चर देखना ज़रूरी है। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड। तो नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको ड्रॉ करनी है ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ सिमिलर, देखिए दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव है। ऐसे इस सिस्टम का आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। ओके, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके पास दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो देखिए सबसे आसान था आपके पास मेथड क्या था, स्टेप 1 कि आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वहाँ ले जाकर रख दीजिए जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। उस चार्ज को फ्री कर दीजिए मूव करने के लिए। वो जैसे जैसे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा फील्ड में उस हिसाब से अपना मूव करेगा। जैसे जैसे वो मूव किया बस उधर उधर आप एक लाइन ड्रॉ करते चली जाइए, उसी लाइन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल रहे हैं। ओके, ये मेथड था। तो आपने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के पास रखा। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, इसने इसको पुश कर दिया उस तरफ, तो ये उसी तरफ भाग जाएगा। उस तरफ भाग गया तो ये इसकी लाइन होगी। आपने उधर लाइन ड्रॉ कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई। जैसे जैसे मैं इधर बना रहा हूँ, ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके इधर भी ऐसा ही आप विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ये उस तरफ भाग जाएगा, है ना, बिल्कुल सेम। तो एक ही तरफ का स्टडी कर लेते हैं, दूसरी तरफ का अपने आप हो जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। तो एक लाइन तो ड्रॉ होगी। अब देखते हैं आपके पास जब मान लो इधर कोई चार्ज रखा होता, ठीक है, या मान लो इधर एक चार्ज रखे हैं, तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपने इधर मान लिया। अब क्या करता है भाई, दोनों चार्जेस को रिपेल करना है। इसको फ्री कर दिया मूव करने के लिए, तो इस पॉजिटिव चार्ज को इसने तो इधर रिपेल किया, उधर फोर्स लगाया। ये वाला भी तो उसको रिपेल कर रहा है, इस वाले ने उसको इधर रिपेल किया, तो ये इनकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो ऐसा करोड़ों पाथ होने वाला है इसका। ठीक है, जैसे इधर है तो इस वाले को इसने इधर फोर्स लगाया, इस वाले ने इधर फोर्स लगाया, इस वाले ने इधर फोर्स लगाया, तो ये इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में इधर मूव कर गया। तो ये जहाँ जहाँ मूव करता है वहाँ वहाँ हम पाथ फॉलो करते चले जाते हैं। तो ये ऐसा कर्व पाथ होता जा रहा है। सिमिलर वे में आप इसको इस तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ही सेम कंडीशन से। ऐसा ही इधर वाले में इसने इधर फोर्स किया, उसने इधर फोर्स किया, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन में ऐसे मूव कर गया। तो ये फील्ड लाइंस ये ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों से फील्ड लाइंस इक्वल नंबर ऑफ ड्रॉ करनी है। अगर यहाँ से आपने इस साइड से आपने अगर 10 लाइन इधर ड्रॉ करती दिखाई है तो इससे भी 10 लाइन ही दिखानी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है।
ऐसा नहीं हो सकता कि मैग्नीट्यूड सेम है तो एक ज़्यादा फील्ड क्रिएट कर रहा है एक कम फील्ड क्रिएट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा आपके पास। ओके, तो यहाँ तक इस साइड की ड्रॉ करने में और इस साइड के ड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ये ऐसे ही ड्रॉ हो जाएंगे आपके पास। मेन दिक्कत आती है बीच में, ठीक है, दिक्कत नहीं, मेन बीच का देख लेते हैं। बिल्कुल सेंटर वाली जो लाइन है दोनों चार्जेस को जो मिला रही है, दोनों के सेंटर को जो मिला रही है, इस लाइन पे देख लेते हैं। आपने एक टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज को बिल्कुल सेंटर पे इसने इधर धक्का देना था, उसने इधर धक्का देना था, तो क्या ये मूव करेगा भाई? ये उस तरफ भेजना चाह रहा है, वो उस तरफ भेजना चाह रहा है, तो मूव ही नहीं करेगा। तो सेंटर में आपको कोई लाइन नहीं बनानी है। ओके, देखिए मूव ज़रूर कर जाएगा, क्योंकि यहाँ वाला टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, तो थोड़ा तो आगे जाएगा पर सेंटर तक नहीं पहुँच पाएगा। फिर से जिस चार्ज के ज़्यादा क्लोज चार्ज रखा होगा उसका फोर्स ज़्यादा होगा, इसका फोर्स, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, F इजिकल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर। जिससे डिस्टेंस कम है उसका फोर्स ज़्यादा होगा, चार्ज तो दोनों सेम है, इसका डिस्टेंस कम होगा उससे फोर्स ज़्यादा होगा। तो जब मैं इधर मान रहा हूँ इसको, इस चार्ज को मैं इधर मान रहा हूँ, तो इस वाले से डिस्टेंस कम है तो इसका फोर्स डेफिनेटली ज़्यादा होगा, इसका फोर्स उस वाले से डेफिनेटली ज़्यादा होगा तो ये उसको ज़्यादा धक्का देगा तो कुछ दूर आगे तक तो जाएगा चार्ज, पर जैसे ही उसके क्लोज आने लगा चार्ज तो उसका फोर्स बढ़ने लग जाएगा तो वो भी अपनी रिपल्सन इस तरफ दे रहा है तो वो इसको रोकेगा आगे जाने से। तो ये सेंटर तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि सेंटर पे तो दोनों का बराबर ही हो जाएगा, बराबर हो गया तो रुक जाएगा चार्ज, आगे जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो सेंटर से आगे तो जा ही नहीं सकता आपके पास। ओके, तो इसलिए हम सेंटर में एक्चुअली में कोई लाइन ड्रॉ ही नहीं करते हैं, ये पॉजिटिव से स्टार्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ देख लेते हैं कहीं पे। फिर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, आपको दिख रहा है फील्ड लाइन से ही। और ये क्वेश्चन हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब पढ़ी थी, हमने दो चार्जेस के सेंटर पे इसको प्रूव भी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है आपके पास। ठीक है, तो कभी भी दो सिमिलर टाइप के चार्जेस रखे हों तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब न्यूट्रल पॉइंट हरदम लाइन के बीच में ही मिलेगा, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में ही न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। कभी भी दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हरदम बीच में ही जीरो मिलेगा कहीं पर भी। और पिछले केस में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो बीच में कभी भी जीरो नहीं मिलेगा, या तो इस तरफ या इस तरफ। ठीक है, वो भी स्मॉलर मैग्नीट्यूड की तरफ मिलता है, वो आगे आ जाएगा। ओके, अब कोई चार्ज यहाँ रखा था, यहाँ पे फील्ड लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो इसने इसको इधर पुश करना है, इस वाले चार्ज ने उसको उधर पुश करना है इस साइड, तो ये जाएगा इनकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट हरदम बिगर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ, बिगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की तरफ होता है। क्योंकि ये चार्ज इस वाले के ज़्यादा क्लोज है तो इसका इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहा होगा, तो रिजल्टेंट थोड़ा सा इसके क्लोज पड़ता है ऐसा। तो चार्ज रिजल्टेंट की डायरेक्शन में हरदम मूव करते हैं तो वो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में इधर मूव कर जाएगा। ओके, तो ये आपके पास चार्ज इधर मूव करता गया और ऐसा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में आप इधर बना सकते हैं, चार्ज मूव करता गया और ऊपर चला गया। ध्यान देना, दो फील्ड लाइंस कभी भी ये टच नहीं करेगी, तो ये आपको टच नहीं कराना, थोड़ा सा ऐसा बन गया, इनको टच नहीं कराना। दो फील्ड लाइंस कभी भी टच नहीं करती है, वो देखेंगे। जैसे आपने 10th क्लास में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टच नहीं करती, वैसे ही इधर। ठीक है, ऐसे ही आप इसको नीचे की तरफ भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये ऐसे गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गई, सेंटर पर कोई भी फील्ड लाइन आपको नहीं दिख रही है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो होगा। ओके, बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी आई, आपको कुछ भी नहीं है, आप इसको याद कर सकते हैं, पर मैंने आपको मेथड सिखा दिया है कि आपको कहीं पर भी कोई भी सिस्टम ऑफ चार्ज दे दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के आपके पास मेथड क्या है, एक टेस्ट चार्ज रख के देख लीजिए, उसको फ्री कर दीजिए, वो टेस्ट चार्ज जैसे जैसे मूव करेगा वहाँ पर लाइन ड्रॉ करते ही चली जाइए। चार्जेस मूव उसी डायरेक्शन में करते हैं जिस तरफ रिजल्टेंट फोर्स हो, तो आपको थोड़ा सा फैक्टर आना चाहिए कि दो फोर्सेस के बीच का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है। डायगोनल के अलोंग तब होता है, डायगोनल के अलोंग जब दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के हों, वरना आपके पास जो रिजल्टेंट है हरदम ही हायर मैग्नीट्यूड की तरफ पड़ता है। ओके भैया, आप खुद ही बताइए रिजल्टेंट हायर मैग्नीट्यूड की तरफ कैसे? एक आदमी है, इसको इधर 10 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है, इधर 5 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स तो आप खुद ही बोलोगे 10 की तरफ बनता है, 5 का, 10 - 5 करोगे तो 5 न्यूटन का, और डायरेक्शन किस तरफ रहेगी? जिस तरफ हायर मैग्नीट्यूड है।
भाई 10 न्यूटन वाला खींच ले जाएगा ना इसको, तो रिजल्टेंट हरदम हायर मैग्नीट्यूड की तरफ पड़ता है फोर्सेस का। ओके, तो ये समझ में आया हमको कि जब भी दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के और इक्वल नेचर के जब चार्जेस रखे होंगे तो इन लाइन जॉइनिंग द बिटवीन द टू चार्जेस के बीच में ही कहीं पर आपको बिल्कुल सेंटर पर ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। या अगर मैग्नीट्यूड सेम भी नहीं है तब भी बीच में ही जीरो मिलने वाला है, न्यूट्रल पॉइंट ना लेफ्ट में मिलेगा ना राइट में मिलेगा, बीच में ही मिलेगा जब भी आपके पास नेचर सेम है दोनों चार्जेस का। ओके, अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, दैट इज फील्ड लाइंस हैव ए प्रॉपर्टी टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो जाने की, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द देयर लेंथ, अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे से सेपरेट होने की फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं लेटरल प्रेशर भी बोला जाता है इस सेपरेट होने के प्रोसेस को, और ये लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन को शो करता है इनका सेपरेट होना। देखिए वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ होनी थी लेंथ के लोग ऐसी, ठीक है, पर दोनों चार्जेस के बीच में देखिए बन कैसे गई है, ये ऐसे नॉर्मली आपके पास चलेगी ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे ना जाके ऊपर की तरफ चलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव ए प्रॉपर्टी टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू देयर लेंथ। तो ये जो एक दूसरे से देखिए टच भी नहीं कर रही है, टच भी नहीं कर रही है और एक दूसरे से सेपरेट भी हो गई है। ये चार्ज उधर धक्का देना चाह रहा था, वो चार्ज इधर धक्का देना चाह रहा था टेस्ट चार्ज को, पर कोई सा भी इधर उधर नहीं जा पा रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रेशर डालना। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी आप एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास दूसरा नॉर्थ पोल लेके जाते हैं तो ये एक दूसरे पे प्रेशर डालती है ना भाई, आपको ताकत लगानी पड़ती है अगर नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल से जाके चिपकाना है, बिठाना है। ठीक है, वरना तो ये अपने आप से तो जाके कभी नहीं मिलते, एक रिपल्सन सी फील होती है आपको। वो रिपल्सन सी फील होना मतलब कि एक प्रेशर सा फील होता है और उस प्रेशर के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ता है अगर नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल से जाके मिलाना है। ओके, ये तो एक कॉमन एक्सपीरियंस है ना, नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल को अगर आपको मिलाना है तो ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि नहीं मिल पाते अपने आप से, आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो जो प्रेशर फील हो रहा है वैसा ही प्रेशर आपको इन लाइंस के बीच में दिख रहा है। ठीक है, तो लाइंस के बीच में जो ये लेटरल प्रेशर आपको दिख रहा है, लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइंस का जाना, लेटरल प्रेशर जिसको बोलते हैं, ये क्या शो कर रही है आपको, रिपल्शन शो कर रही है। जब फील्ड लाइंस ही एक दूसरे से मिलना नहीं चाह रही, इधर दिख रहा है आपको फील्ड लाइन ही एक दूसरे से मिलना नहीं चाह रही, तो ये क्या हो रही है, रिपेल हो रही है। इसका मतलब यही है, ये अपनी पूरी ताकत लगा रहा है उधर जाने में, ये ताकत लगा रहा है इधर जाने में, तो आपके पास ये रिपल्शन को शो कर रही है। ओके तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी आपके पास फील्ड लाइंस की, कि ये आपके पास एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर डाल सकती हैं अगर चार्जेस के बीच में रिपल्शन हो तो। ओके, ये था आपके पास दो सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस के लिए बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना। ध्यान देना, अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो ये न्यूट्रल पॉइंट जस्ट इन द मिड पॉइंट आपको मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट विल बी इन द मिड पॉइंट व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस एंड नेचर ऑफ बोथ द चार्जेस विल बी सेम। अब हम क्या कर लेते हैं, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। अच्छा ध्यान देना, अगर ये नेगेटिव चार्ज होते तो क्या होता, अगर नेगेटिव चार्ज होते तो जो जो फील्ड लाइन बनाई है बस उनमें आप ये जो फील्ड लाइन्स है टुवार्ड्स द चार्ज कर देते। नेगेटिव में फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ जाती है ना, बस आपको फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ कर देनी थी अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, बाकी ड्रॉ आपका सिमिलर ही होता आपके पास। ओके, अब हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि आपके पास चार्जेस तो अभी भी दोनों सेम नेचर के हैं, पर एक का मैग्नीट्यूड अलग है, एक का मैग्नीट्यूड अलग है। जैसे एक 5 कूलम का चार्ज रखा है, एक 2 कूलम का चार्ज रखा है, दोनों पॉजिटिव नेचर के, तो इनके बीच में फील्ड लाइन्स ड्रॉ करनी है। ओके, तो अब की बार मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो डेफिनेटली मिड पॉइंट पे तो अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं मिलेगा। पर हाँ, एक बात तय है कि जब भी आपके पास दोनों चार्जेस का नेचर सेम होता है तो जो आपको फील्ड लाइन जीरो मिलती है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलता है वो बीच में ही कहीं मिलेगा, मतलब कि चार्जेस के बीच में कहीं पे मिलेगा, मिड पॉइंट पे मिले ना मिले। मिड पॉइंट पे तभी मिलता है जब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो। ओके, तो फील्ड लाइन ड्रॉ तो वैसे ही होगी भाई, बिल्कुल सेम है, फील्ड लाइंस की जो ड्रॉ होगी वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही होगी आपके पास, उसमें कोई वो नहीं है, ये बिल्कुल सिमिलर वैसे ही ड्रॉ हो रखी है। दूसरी बात आपको बता देता हूँ, एक कंसेप्ट और देखा था मैंने, वो इधर यूज़ हो रखे हैं। एक कंसेप्ट और बताया था कि अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलती है, दोनों चार्जेस से जो फील्ड लाइंस निकलती है वो इक्वल नंबर में होती है। जितनी फील्ड लाइंस इससे निकल रही है उतनी ही फील्ड लाइंस इस वाले चार्ज से निकलेगी।
या अगर ये नेगेटिव होता तो जितनी इससे निकल रही है उतनी ही इसमें एंटर करेगी, ठीक है। ये बोला था ना मैंने, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है फिल लाइन्स। पर यहाँ पे तो हमने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2, Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज़्यादा है। तो अगर आप ये लाइनें गिनेंगे ना, ये लाइन्स गिनेंगे, तो मैंने Q1 के लिए लाइनें ज़्यादा बनाई हुई है, Q2 के लिए कम बनाई हुई है, आप गिन सकते हैं। देखिए Q1 से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइनें मैंने Q1 से बनाई है। और इधर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइनें इधर बनाई हुई हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी मैग्नीट्यूड अलग होगा तो दोनों से एक जैसी फिल लाइन्स नहीं बना देना आपको। ज़्यादा वाले मैग्नीट्यूड से ज़्यादा फिल लाइन्स निकलेगी, कम वाले से कम निकलेगी। आगे जाके देखेंगे भी कि एक दूसरे के रेशियो में ही होती है आपके पास। ओके, तो आपकी बार जो मेन मुद्दा था इस टॉपिक को कराने का कि जो आपके पास देखिए अब चार्ज इधर रखा है, एक बार इस वाले को ड्रॉ करते हैं। इस वाले ने उधर फोर्स लगाया, डेफिनेटली इस वाले ने भी उधर फोर्स लगाया, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाना है, रिजल्टेंट हायर मैग्नीट्यूड की तरफ पड़ता है, तो चार्ज इधर मूव कर गया, चार्ज इधर तो मूव कर गया और आगे आए। तो अब की बार इस वाले का मैग्नीट्यूड उसके बराबर नहीं बल्कि उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो इसका फोर्स ज़्यादा ही है, ज़्यादा फोर्स है तो ये ज़्यादा दूर तक अपने फोर्स से काम करवाएगा, ज़्यादा दूर तक उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जा सकता है, ये अपनी अकेले की ताकत की वजह से है ना। तो Q1 जो है ज़्यादा धक्का दे पा रहा है उस टेस्ट चार्ज को, तो मिड पॉइंट से आगे तक ले जाएगा Q1 अपनी अपनी ताकत की बल पे। ओके, तो जो आपके पास मिड पॉइंट कहीं पे था उससे कहीं इधर ही आपके पास चला जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। हालांकि ये बैलेंस तो करेगा, जब इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, इससे टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस कम हो जाएगा तो इसका भी फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो कभी तो ऐसा आएगा इसका फोर्स और इसका फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, तो तब आपको ये लेटरल प्रेशर वाली सिचुएशन मिलने लग जाएगी। पर क्योंकि Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो डिस्पाइट हैविंग लार्ज डिस्टेंस इसका फोर्स ज़्यादा है तो ये टेस्ट चार्ज को ज़्यादा दूर तक धक्का दे सकता है, मिड पॉइंट से ज़्यादा दूर तक। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता तो मिड पॉइंट पर जाके बैलेंस हो जाते, क्योंकि मिड पॉइंट पर आपके पास इसका फोर्स और इसका फोर्स दोनों ही आपके पास बराबर हो जाते हैं ना, ठीक है। पर अब की बार इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसकी ताकत ज़्यादा है, तो ये मिड पॉइंट से आगे तक धक्का दे सकता है। तो मिड पॉइंट पर आपको न्यूट्रल पॉइंट ना मिलके स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की तरफ न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा इधर, ठीक है। ये प्लस Q चार्ज था Q1, ये प्लस Q2 चार्ज था। जो बीच वाली लाइन है ये मिड पॉइंट से आगे जाके बनानी है, मिड पॉइंट यहाँ कहीं था, बीच वाली लाइन इधर बनाई मैंने, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट यहाँ मिला है मिड पॉइंट से स्मॉलर मैग्नीट्यूड की तरफ, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट आपको स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की तरफ मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हमने निकाली थी तो उधर इसको मैथमेटिकली हमने देखा था, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे इसके बेस पर, और हमने फाइंड आउट किया था कि हरदम आंसर देखिए वो न्यूमेरिकल कुछ ऐसे थे, एक +10 कूलम और एक +15 कूलम चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, तो एक चार्ज को कहाँ पर रखें कि आपको वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे, इस तरीके के क्वेश्चन करे थे। उन क्वेश्चंस पे आंसर जब हमने आंसर्स को जब हमने देखा था तो आंसर से यही आ रहा था कि आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट हरदम स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की तरफ मिलता है। और यहाँ से फिल लाइन के कंसेप्ट से भी समझ में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट मिड पॉइंट से थोड़ा सा इस तरफ है जिस तरफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके पास स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की तरफ हरदम मिलता है। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर डिफरेंट है, तो कहीं पर भी आपको दोनों के एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम और नेचर डिफरेंट, तो कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलता था। दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम, नेचर भी सेम, तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे मिलता था, ठीक है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और नेचर सेम है तो आपको स्मॉलर मैग्नीट्यूड की तरफ मिलता है। दोनों के नेचर डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की तरफ, पर लेफ्ट या राइट में, बीच में नहीं मिलेगा। जब भी नेचर अलग होगा बीच में कभी भी आपको न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलता था। ओके, नेक्स्ट आपके पास ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज शीट, चार्ज शीट है एक, जैसे ऐसे शीट है, जैसे आपके पास कागज़ का टुकड़ा होता है, आपकी कॉपी का कागज़ है, वैसे ही एक शीट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर लाइन्स ऐसी बनती है आपके पास, पॉजिटिव से बाहर, पॉजिटिव से बाहर, पॉजिटिव से बाहर, पॉजिटिव से बाहर। ओके, यहाँ पे दूसरा चार्ज नेगेटिव तो है ही नहीं, तो कहीं पे कर्व होने का सवाल उठता ही नहीं है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पे जाके ख़त्म। इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी आगे जाके स्टडी करेंगे। ओके, तो अब मैंने ये जितनी ड्रॉ करनी थी वे ड्रॉ कर ली हमने।
अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं एक्चुअली मैं सारी ही बता चुका हूँ, कुछ कुछ रहती हैं, उन सबको एक बार जल्दी से देख लेते हैं, जो पॉइंट नहीं आया होगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट है टेंजेंट मेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये कर चुके हैं हम, ठीक है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था ये, टेंजेंट कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देता है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। माइनस क्यू प्लस क्यू की फील्ड लाइन ऐसी थी कुछ, है ना। एक बार मैं बता देता हूँ ये कैसे, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, ये फील्ड लाइन्स ऐसी बननी थी। इस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो क्या देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। कैसे, ये देख लेते हैं। कोई भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पर आपने फील्ड लाइन ड्रॉ कैसे करी होगी, आपने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा था, उसको फ्री कर दिया था, वो कैसे मूव करता है ऐसे बनाई थी आपने ये फील्ड लाइन, है ना। तो मान लो जब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर था, इसको देख लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर था, तो इस पॉजिटिव चार्ज ने उसको उधर धक्का देना था, इस नेगेटिव चार्ज ने इसको इधर खींचना था। दो फोर्सेस, उनका रिजल्टेंट आपके पास ये बन गया, ठीक है, ये रिजल्टेंट बन गया। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने ऐसे ड्रॉ कर दी थी नेगेटिव की तरफ। तो इस पे जो ये टेंजेंट था ये क्या दे रहा है, ये उस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन दे रहा था। भाई इसने एक उधर धक्का दिया, उसने इधर खींचा, तो ये टेंजेंट क्या दे रहा है, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन दे रहा है। और आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ई और एफ लगभग बराबर ही बात है, जो एफ की डायरेक्शन है वही ई की डायरेक्शन है। तो आप बोल सकते हैं ये टेंजेंट अल्टीमेटली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उस पर आप कभी भी टेंजेंट बनाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिया करेगा। बात समझ में आई। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर आप उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा। बात समझ में आई। ये लास्ट लेक्चर में बड़ा डिटेल में हमने स्टडी कर लिया था, उस पॉइंट को इधर लिखा हुआ है बस, ओके। टेंजेंट मेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ये तो डायरेक्शन दी, इस वाले पॉइंट ने तो क्या दिया आपके पास, डायरेक्शन। डायरेक्शन बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कितनी, ये कौन बताएगा। आपको सिंपली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया चेक करनी। जहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया ज़्यादा दिख रही है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगी, और जहाँ पे कम दिख रही है वहाँ पे वीक होगी। इस पॉइंट को भी डिटेल में कर चुके हैं। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाती है, ये बनाया था ना हमने, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाती है। तो अगर आप यहाँ का यूनिट एरिया कंसिडर करते हैं और यहाँ का यूनिट एरिया कंसिडर करते हैं, ठीक है, उतना यूनिट एरिया तो सेम होगा ना दोनों तरफ। तो यूनिट एरिया आपने वहाँ पे कंसिडर करा, उतना ही एरिया इधर कंसिडर करा। इस एरिया में देखिए आपको कितनी फील्ड लाइंस दिख रही है, 1 2 3 4 5। इधर तो आपको 5 फील्ड लाइंस दिख रही है, इधर आपको एक ही फील्ड लाइन दिख रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो आपको किससे पता चलता है कि यूनिट एरिया से कितनी फील्ड लाइंस जा रही है। जहाँ से ज़्यादा फील्ड लाइन जा रही होगी वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे 5 फील्ड लाइन जा रही है, चार्ज के पास 5 फील्ड लाइन जा रही है, तो यहाँ पर तो फील्ड आपके पास स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एक जा रही है तो यहाँ पर फील्ड वीक है। और इस चीज़ को हम देख चुके थे, किसी चार्ज जहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ पर फील्ड कुछ डिस्टेंस पर होगी वहाँ पर फील्ड आपके पास वीक होता है। ये कंसेप्ट भी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, ओके। तो यहाँ पे दिख भी रहा है भाई, पॉजिटिव चार्ज के पास में यहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोज है, तो जहाँ पर फील्ड लाइंस क्लोज है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। जहाँ पर फील्ड लाइंस ये दूर दूर है, ये डिस्टेंस देखो कितना है, दूर दूर है, वहाँ पर फील्ड वीक होता है, यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। या आप इसको आप यूनिट एरिया कंसिडर करके भी देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनिट एरिया से एक ही जा रही है, यहाँ से 4-5 लाइनें जा रही है, ओके। तो ऐसा भी देख सकते हैं, या फिर आप मैथ्स की भी हेल्प ले सकते हैं। ई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर, क्योंकि फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्केयर। तो जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर फील्ड ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। तो किसी चार्ज से ज़्यादा डिस्टेंस पर आर बढ़ जाता है, और अगर आर बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है। और चार्ज के पास आर कम होता है, आर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है। तो मैथमेटिक्स से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये पॉइंट यही शो कर रहा है, ओके। इंटेंसिटी आपको कैसे दिखनी है, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस चेक कीजिए। नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस जहाँ पे यूनिट एरिया में ज़्यादा है वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे कम है वहाँ पे फील्ड वीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी आता है और इधर भी, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन, और इसका सिमिलर वही आंसर है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए होता था। देखिए अगर कोई दो फील्ड लाइंस आपके पास ऐसे टच कर गई, ठीक है, ऐसी फील्ड लाइंस थी, तो अभी हमने बोला था कि फील्ड लाइंस पर टेंजेंट आप बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देते हैं। तो एक टेंजेंट ये बन गया, पर एक टेंजेंट इधर भी तो बन सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही पॉइंट पर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो एक ही तरफ होगी। टेंजेंट मेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी ना। एक ही टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो दो फील्ड लाइंस कभी भी टच ही नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वे टच करेगी तो उस टचिंग वाले पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ जाती है, क्योंकि दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, इसको आप दूसरे वे में भी समझ सकते हैं। जब फील्ड लाइंस आप बनाते कैसे थे, उधर एक आपने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना होता था, वो जिधर मूव करता है वैसे फील्ड लाइन बनाते हैं। अगर ये टच कर गई तो टच करने की वजह से मतलब कि फील्ड लाइन इधर भी ड्रॉ कर दिया आपने, इधर भी ड्रॉ कर दी, मतलब कि एक ही टेस्ट चार्ज इधर भी मूव कर रहा है एक ही टाइम पे, इधर भी मूव कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना, एक ही तो बॉडी है भाई, वो ना इधर जा सकती है ना इधर जा सकती है, शक्तिमान थोड़ी है। ओके, तो आपके पास ना उधर जा सकती, या तो उधर ही जाएगी या इधर ही जाएगी, एक ही टाइम पे दोनों तरफ नहीं जा सकता आपके पास टेस्ट चार्ज, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी टच नहीं करेंगी। ओके, वे इंटरेक्ट कर सकती है एक दूसरे से, अगर किसी दूसरे चार्ज से फील्ड लाइंस आ जाए और इस चार्ज की फील्ड लाइन है, वे एक दूसरे से इंटरेक्ट जरूर कर सकती है पर टच नहीं करेंगी। ओके, वे एक दूसरे पे प्रेशर डाल सकती है, वे एक दूसरे में अट्रैक्शन पैदा कर सकती है, पर वे आपस में टच नहीं करेंगी। ओके, तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट वाला, ये दो फील्ड लाइन कभी भी आपके पास टच नहीं करेंगी। नेक्स्ट जो आपके पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, क्वेश्चंस करने में हेल्प है, याद रखेंगे, आगे जाके इसको प्रूव भी कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो होता है, ठीक है। इसको गोस थ्योरम में जाके आगे प्रूव करेंगे, पर क्योंकि हालांकि ये इसी तरीके की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेकर, इसलिए मैंने इसको इधर ही दिखा दिया आपको, ठीक है, कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर, ध्यान देना, कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। एक कंडक्टर है जैसे ऐसा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है हरदम। इसकी डिटेल आपको गोस थ्योरम में मिल जाएगी। बाकी अभी आप याद रखें कि कंडक्टर के अंदर ऑलवेज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होगा आपके पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप कंडक्टर के अंदर नहीं बनाएंगे कभी भी। अगर जैसे सॉलिड कंडक्टर है ये, ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं बनाएंगे आप। ओके, आपको बोल दिया जाए एक सॉलिड कंडक्टर है ऐसा, जैसे स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे गई और ऐसे निकल गई, तो ये गलत होगा। आपके पास अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं दिखानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इनसाइड ए कंडक्टर, ठीक है, याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इनसाइड ए कंडक्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के बेस पर, ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके पास, न्यूमेरिकल या बोल लो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के बेस पर। दूसरा क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, अगर किसी सरफेस से बाहर निकल रही है या किसी सरफेस पे अंदर जा रही है, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर निकल रही होगी, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर जा रही होगी, तो वे हरदम ही नॉर्मल टू इट्स डायरेक्शन, उस सरफेस से नॉर्मली ये काम करेगी। किसी सरफेस से बाहर निकल रही है तब भी उस सरफेस पे 90 का एंगल बना के जाएंगी, उस सरफेस में अंदर जा रही है तब भी 90 का एंगल बना के जाएंगी, ठीक है। याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी 60 डिग्री का एंगल, जैसे ये नहीं होगा आपके पास कि एक सरफेस से ऐसे निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी 30 डिग्री पे, ऐसे निकल गई 120 डिग्री पे, ऐसा कभी नहीं होगा, ये गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे ड्रॉ नहीं होंगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हरदम ही 90 डिग्री से या तो आउटवर्ड जाएंगी या इनवर्ड आएगी किसी भी सरफेस पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गोज आउटवर्ड और इनवर्ड टू ए सरफेस नॉर्मल टू इट्स डायरेक्शन, उस सरफेस से नॉर्मल की ही डायरेक्शन में आउटवर्ड या इनवर्ड जाया करेंगी आपके पास, इस पॉइंट को हम याद रखेंगे। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैज़ बीन कवर्ड। एक तो जो रहते हैं वो देख लेंगे अभी।
तो देखिए यहाँ पे एक कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर रखी है किसी सरफेस पे। एक स्फीयर था ऐसा, उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी, तो ये फील्ड लाइन आई, ये फील्ड लाइन आई, ये फील्ड लाइन आई, और यहाँ से भी आपके पास ये फील्ड लाइन बाहर चलेगी, बाहर चलेगी इस तरीके से। तो ये फील्ड लाइन ठीक बना रखी है या गलत बना रखी है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है रोंग। ये रोंग कैसे है देखना। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे रहा हूँ इधर। ऐसे एक स्फीयर है, उस पर मैं फिर 3-4 फील्ड लाइन बनाता हूँ। जैसे एक फील्ड लाइन ये बनाई मैंने, ठीक है। एक फील्ड लाइन मैंने ऐसे बना दी, एक फील्ड लाइन मैंने ऐसे बना दी, ठीक है। तो आपको फील्ड लाइन मैंने ऐसे बना दी, तो आपको बतानी है इनमें से कौन सी फील्ड लाइन ठीक है, 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाली देखते हैं, क्या ये ठीक है? नहीं, ये गलत है। सेकंड वाली, क्या ये ठीक है? नहीं, ये गलत है। तीसरी वाली ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कैसे। फर्स्ट वाली गलत क्यों है? देखिए एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री के एंगल से एंटर करेगी या बाहर जाएगी, ओके। तो ये फील्ड लाइन गलत कैसे है? क्या ये 90 डिग्री नहीं है क्या इस सरफेस पे? नहीं भाई, सरफेस पे ये और ही कुछ एंगल है इधर ऐसा। 90 डिग्री किसी भी स्पीयर पर, गोला किसी स्पीयर या सर्कल पर 90 डिग्री वाली लाइन वो होती है जो उसके सेंटर से पास होती हो, ओके। क्या ये लाइन कहीं सेंटर से जाती दिख रही है? नहीं भाई, सेंटर तो इधर है भाई आपके पास, ये लाइन सेंटर से जाती हुई नहीं दिख रही है। तो अगर ये इस पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है, ना ही ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये आपके पास गलत है, क्योंकि किसी भी सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाती है। इसका सेंटर यहाँ था, देखो दूसरी वाली लाइन 90 डिग्री से तो आ रही है, 90 डिग्री से जा भी रही है, पर ये आपने इस वाली लाइन में इधर स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर था, उसके बीच में भी फील्ड लाइन बना दी है। और मैं बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बीच में आपके पास जीरो होती है, ओके। किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जीरो होती है, तो इसलिए गलत होगी, वरना ठीक हो जाती है। 90 डिग्री का एंगल तो बना रही है पर अंदर नहीं हो सकती, इसलिए ये गलत है, ओके। अब ये थर्ड वाली ठीक कैसे है? देखिए ये ऐसे आई, ये वाली लाइन को अगर आगे बढ़ाया जाए तो लगभग सेंटर से, मतलब सेंटर से जा रही है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है ऐसा। 90 डिग्री एंगल से एंटर करी, 90 डिग्री के एंगल से बाहर चली गई, और अंदर भी नहीं बनाई है हमने, अंदर भी इसको नहीं बनाया है। तो आपके पास 90 डिग्री से एंटर करी, अंदर जीरो होगी, 90 डिग्री से आउटवर्ड चली गई, तो ये आपके पास ठीक है फील्ड लाइन, ओके। तो सिमिलर यही है आपके पास। इनमें देखिए आपके पास बनाई गई है, ये वाली भी 90 नहीं बना रही है क्योंकि सेंटर से पास नहीं हो रही, ये वाली भी 90 नहीं बना रही है क्योंकि सेंटर से पास नहीं हो रही, बस बीच वाली ही आपके पास सेंटर से पास हो रही है, तो बीच वाली आपके पास ठीक है, बाकी सारी आपके पास गलत है, ओके, ठीक है। अब ये भी वही चीज़ दिखा रखी है कि ये वाली जो भी आपके पास फील्ड लाइंस है वे नॉर्मल टू द सरफेस बनानी होती है, और नॉर्मल वो लाइन होती है जो कि सेंटर से पास हो, ठीक है। अब एक देखो पॉइंट चार्ज हो, पॉइंट चार्ज से तो आप सीधी सीधी ऐसी ही लाइन बना देते हो सीधी बाहर की तरफ, क्योंकि पॉइंट चार्ज तो इतना छोटा होता है कि आप हर पॉइंट को उसको सेंटर मान सकते हैं, तो आप डायरेक्ट फील्ड लाइंस जो भी बनाएंगे वो उसके एक्चुअली में सेंटर से ही पास हो रही होती है। तो पॉइंट चार्ज के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बिगर बॉडीज़ के लिए प्रॉब्लम है। बिगर बॉडीज़ में आपको ऐसी ही लाइन डालनी पड़ेगी जो उसके सेंटर से जा रही हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, ओके। स्पीयर्स के लिए सेंटर वाली बात है, वरना 90 डिग्री का एंगल बनाना है अपने हरदम। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? एक तरीके का क्वेश्चन ही था ये आपके पास। नेक्स्ट जो है आपके पास, ये पॉइंट भी पहले कवर हो चुका है। द नंबर ऑफ लाइंस लीविंग ए पॉजिटिव चार्ज और एंटरिंग ए नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ठीक है। आपके पास जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, उतनी ही ज़्यादा फील्ड लाइंस वहाँ से निकालनी है। अगर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है तो जितनी यहाँ से निकलेगी उतनी ही उसमें एंटर होगी। अगर यहाँ से 2 निकली तो उसमें 2 ही एंटर होंगी। पर अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो ये मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास 4 कूलम का चार्ज है, एक 3 कूलम का चार्ज है। अगर 4 कूलम से आपने 100 लाइनें निकाल दी तो 3 कूलम में 75 ही जाएगी, 75 ही जाएगी, 100 नहीं जा सकती। मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो आपके पास लाइनें भी
डिफरेंट डिफरेंट बनानी है। ओके, इसको इस क्वेश्चन से समझ लेंगे। जैसे ध्यान देना, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो फील्ड लाइंस डिफरेंट डिफरेंट बनेगी, मैग्नीट्यूड सेम है तो फील्ड लाइंस दोनों की बराबर बनानी है आपने। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको बता दिया कि एक Q1 चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है 12 माइक्रोकूलम, ठीक है। एक Q2 चार्ज दे रखा है और इसका मैग्नीट्यूड आपको नहीं पता है, बस आपको ये फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखा रखी है, इसकी ये ड्रॉ ये दे रखी है फिगर आपको। तो आपसे पूछा है Q2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा Q2 कितना मैग्नीट्यूड का होगा। तो देखिए फील्ड लाइंस गिन लेते हैं। इस Q1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, Q1 से 12 लाइनें निकल रही हैं, ठीक है। और Q2 के अंदर जा रही है 1 2 3 4 5, Q2 में 5 लाइनें अंदर जा रही है, अंदर जा रही है तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड और नेचर तो नेगेटिव रहेगा, अंदर जाती है फील्ड लाइंस तो वो नेगेटिव नेचर होता है आपके पास, है ना। Q1 से बाहर जा रही है तो ये पॉजिटिव नेचर का है। Q1 से 12 लाइनें निकल रही हैं और Q1 का हमको मैग्नीट्यूड बताया 12 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम है और 12 ही लाइनें निकल रही है। इसका मतलब क्या है, हर एक माइक्रोकूलम का चार्ज एक ही लाइन निकाल रहा है। तो 12 माइक्रोकूलम चार्ज कितनी लाइनें निकाल रहा है, 12 लाइनें, है ना। हर एक माइक्रोकूलम 12 लाइनें निकाल रहा है। तो जब ये यहाँ से 12 लाइनें निकली है तो इसमें कितनी गई है, 5 लाइनें गई है। तो एक माइक्रोकूलम एक लाइन बना रहा है तो 5 लाइनें आना मतलब कि इसका कितना रहेगा, 5 माइक्रोकूलम चार्ज रहा होगा, क्योंकि एक लाइन 1 माइक्रोकूलम को शो कर दी है। ओके, सिंपल सा मैथ है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप जनरली लाइंस जो ड्रॉ कर रखी है उनके रेशियो भी ले सकते हैं। आप डायरेक्ट करिए Q1/Q2 इजिकल टू, बोला ना कि मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गोइंग आउटवर्ड और गोइंग इनवर्ड। तो आपने Q1 इज प्रोपोर्शनल टू 12 लाइनें हैं, Q2 इज प्रोपोर्शनल टू कितनी लाइनें हैं, 5, तो Q1/Q2 कर दीजिए, वो आ जाएगा आपके पास 12/5। Q1 की वैल्यू दे रखी है, वहाँ से Q2 आ जाएगा। Q1/Q2 इजिकल टू 12/5, Q1 की वैल्यू रखी 12 तो वहाँ से Q2 आपके पास जो भी आंसर आया वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ओके, क्लियर है, ठीक है तो और नेचर हमको पहले ही पता था, इन्वर्ट जा रही है तो नेगेटिव नेचर है। नेक्स्ट फिर से वही पॉइंट है, लाइंस अगर क्लोजली स्पेस है तो इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है, अगर दूर है तो इंटेंसिटी स्मॉल है। ये कर चुके हैं, ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करवा दिया था आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्लोज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वीक होगा, तो डेफिनेटली E2 विल बी ग्रेटर देन E1। ये करा चुका हूँ मैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द इंडिकेशन ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मतलब वे सरफेस जिनका हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उनके बारे में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पता चलता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ लेंगे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में, तब जाके इस पॉइंट को उधर देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम इधर देख चुके हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आगे जाके देखेंगे पॉजिटिव का पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव का लो होता है, तो हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एकदम। इसको भी तभी देखेंगे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम पढ़ लेंगे। ओके, तो ये 2 पॉइंट आगे जाके डिस्कस होंगे, टू बी डिस्कस लेटर। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है आपके पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ये वर्ड तो आप 11th क्लास के 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, यूनिफॉर्म का मतलब सेम, जैसे स्कूल में सभी स्टूडेंट यूनिफॉर्म में आते हैं, सेम से दिखते हैं, वैसा यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब डिफरेंट। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बातें आगे तक होती रहेंगी कोर्स थ्योरम वगैरह में, तो इसलिए इस टॉपिक को इधर ही कवर कर दिया। यूनिफॉर्म मतलब सेम। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप कब बोलेंगे, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल बना रखी हो और बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे इक्वली स्पेस्ड हो, ठीक है। पैरेलल लाइंस है और इक्वली स्पेस्ड लाइन है, तो ऐसे फील्ड को बोलते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। ये बिल्कुल एक जैसी दिख रही है ना आपको, हर जगह पे इक्वली स्पेस्ड है। जैसे मैंने इधर ये ऐसी इक्वली स्पेस्ड फील्ड लाइंस बना दी पैरेलल, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वली स्पेस्ड भी है और पैरेलल भी है, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड हो गया, ठीक है।
तो यूनिफॉर्म फील्ड पहचानने के लिए बस ये दो प्रॉपर्टी काफ़ी है, पैरेलल होनी चाहिए और इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए। उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड में कोई भी चार्ज कहीं पर भी रखा हो हर जगह पे सेम फोर्स फील करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड की बात ये है। यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड में कोई भी चार्ज कहीं पर भी रखा हो, ध्यान देना ये बात, कोई भी चार्ज कहीं पर भी रखा हो, क्योंकि यूनिफॉर्म है हर जगह सेम जैसी सिचुएशन है, तो कोई चार्ज किधर ले जाके रख दो सेम फोर्स फील करेगा। ठीक है, बस वो डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है और डिपेंडिंग ऑन द कैसा चार्ज आपने ले जाके उधर रखा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज से फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो वो डायरेक्शन अलग हो सकती है पर मैग्नीट्यूड दोनों का हर जगह पे सेम रहेगा। ओके, ऑलराइट। तो यूनिफॉर्म फील्ड से मैं एक पैरेलल लाइंस इक्वली स्पेस्ड लाइन अगर शो कर रखी हो तो वो यूनिफॉर्म फील्ड होता है, और उस फील्ड में आपके पास कोई चार्ज रख देंगे तो वो चार्ज हर जगह पे जाके सेम फोर्स आपका फील करेगा। ओके अब नॉन यूनिफॉर्म तो जस्ट अपोजिट हो गया। आपकी फील्ड लाइंस अगर पैरेलल ना दे रखी हो तब भी नॉन यूनिफॉर्म है, अगर इक्वली स्पेस ना दे रखी हो तब भी नॉन यूनिफॉर्म है, अगर पैरेलल दे रखी है और इक्वली स्पेस नहीं दे रखी है तब भी नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, तो ये सारे आपके नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होंगे। जैसे कि आपके पास ये वाली फील्ड लाइंस है ऐसी ऐसी, तो ये आपके पास पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। कैसे पता चल रहा है? और भी यहाँ पे देखिए क्लोज है तो बता चुका हूँ मैं, क्लोजर फील्ड लाइन स्ट्रोंगर फील्ड शो करती है। यहाँ पर आपके पास दूर दूर है तो यहाँ पर आपके पास वीकर फील्ड है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में हमने क्या पढ़ा था, हर जगह पे सेम फोर्स फील करेगा, पर इधर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस करेगा कोई चार्ज, यहाँ पर फोर्स कम एक्सपीरियंस करेगा कोई चार्ज, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स अलग अलग लगेगा चार्ज पे, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि सेम है ही नहीं, उधर फील्ड कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो फील्ड इंटेंसिटी भी कहीं पे ज़्यादा होगी कहीं पे कम होगी, तो फोर्स भी कहीं पर ज़्यादा होगा कहीं पर कम होगा। ओके, ऐसे ही अब की बार पैरेलल लाइन तो है पर यहाँ पे देखिए फील्ड लाइंस क्लोज क्लोज है, पैरेलल तो है क्लोज क्लोज है, यहाँ पे दूर दूर है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ही है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है क्लोज लाइन है, यहाँ पे फील्ड आपके पास वीक है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है एक तरीके से। ठीक है, ये बात समझ में आई, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। रिप्रेजेंटेशन देख लिए मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को। कभी भी आपको दे दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे किसी जगह पे 10 न्यूटन पर कूलम है, एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, कुछ भी, पर 10 न्यूटन कूलम, एक ही वैल्यू दे दी, 10 तो कांस्टेंट वैल्यू है ना भाई। एक्स डायरेक्शन में 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है या 10 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो ये तो एक ही वैल्यू है। एक्स डायरेक्शन में कहीं चले जाओ हर जगह 10 ही वैल्यू है, तो एक जैसी ही वैल्यू होना ये क्या होता है, यूनिफॉर्म फील्ड। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डायरेक्ट ऐसे दे रखे हो 10 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम, 50 न्यूटन पर कूलम, इस तरीके की वैल्यू दे रखी हो, तो आपको समझ जाना है वो यूनिफॉर्म फील्ड है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वैल्यू सेम आपके पास, इस तरीके से नोटेशन दे रखी हो। पर अगर आपको कभी ऐसी वैल्यू दे रखी हो जैसे कि आपको दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे 2x आई कैप है, आई कैप मतलब डायरेक्शन, आई कैप डायरेक्शन देता है, आई कैप का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन है, ये बात तो समझ में आ गई। आई कैप क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, या जे कैप होता तो वाई डायरेक्शन होती, के कैप होता तो जेड डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू 2x आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में फील्ड है। अब एक्स का मतलब देखो, एक्स की वैल्यू तो ये एक्स एक्सिस वाला है, एक्स डायरेक्शन में एक्स की वैल्यू 0 रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0, इसमें 0 रख के देखें। एक्स की वैल्यू 1 रख के देखें, मतलब एक्स एक्सिस पे आप 1 यूनिट आगे चल पड़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना, 2 न्यूटन पर कूलम। तो मतलब कि एक्स डायरेक्शन में यूनिट डिस्टेंस बढ़ने पे या तो 0 था, यहाँ पे 2 न्यूटन पर कूलम का फील्ड हो गया, एक यूनिट और बढ़ ले 3 रख देंगे तो 3 दूनी 6, इलेक्ट्रिक फील्ड 6 हो गया, आगे जाके 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आपको ऐसा एक्स वाई जेड ये सब मिला करेंगे आपको, एक एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल साथ में रहेगा जिसकी अलग अलग वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग आती रहेगी आपके पास। बात क्लियर हुई। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड और यूनिफॉर्म फील्ड को आप मैथमेटिकली भी पहचान सकते हैं। अगर आपके पास 10 न्यूटन पर कूलम इन एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन दिख रहा है तो ये डेफिनेटली यूनिफॉर्म है, 10 ही वैल्यू इसकी अंदर। पर आपको ऐसा कभी मिल गया 2x² + 3y + 4z, कुछ भी ऐसा y z x आपको इक्वेशन में दिख गए
तो ये आपके पास डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होगी एक्स वाई जेड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी आपके पास। तो ये था आपके पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अगर आपके पास पैरेलल लाइन है, इक्वली स्पेस्ड है, तो यूनिफॉर्म फील्ड है, वरना इनमें से कोई भी कंडीशन वायलेट होती है तो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। ओके, यूनिफॉर्म फील्ड में हर जगह फोर्स सेम लगता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हर जगह फोर्स डिफरेंट डिफरेंट लग सकता है। ऑलराइट, अब ऑलराइट सारे ही जो थे कंसेप्ट जितने भी हो सकते थे सारे के सारे मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। अब बात आ गई है लास्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो चुकी है, हमने ड्रॉ करना सीख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अब लास्ट में हमारे पास क्वेश्चंस बचते हैं, कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो वे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सब कुछ ईजी पड़ेगा। एक क्वेश्चन था जो कि 2019 में और 2014 में दो बार पूछा जा चुका है। और देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ए पॉजिटिव, एक या दो नंबर में, एक ही नंबर में क्वेश्चन आता है इन जनरल। ओके, ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट इन द विसिनिटी ऑफ अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। एक कंडक्टिंग प्लेट है ये ऐसे जैसे, ओके, एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास रखा है ऐसा, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। आपके पास एक प्लेट है जैसे ये होगी और एक पॉजिटिव चार्ज उसके पास रखा है, तो ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये आपके पास क्वेश्चन है, दो बार आपका सीबीएसई बोर्ड में ये पूछा जा चुका है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो आपको देखिए ये समझना पड़ेगा, ये प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट का क्या काम है इधर आपके पास। ठीक है, तो आपने देखिए बिल्कुल फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर जो हमने इलेक्ट्रोस्टैट का किया था वहाँ पर इंडक्शन मेथड पढ़ा था, चार्जिंग बाई इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड क्या बोलता है, किसी भी अनचार्ज बॉडी के पास अगर आप कोई दूसरा चार्ज ले आते हैं, उस चार्ज को देखकर इस अनचार्ज बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इधर नेगेटिव चार्ज खींचकर इधर इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड इकट्ठा हो जाएगा, है ना, ये पढ़ा है ना हमने। तो इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर जो नीचे कंडक्टिंग शीट थी उसके नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे आ जाएंगे आपके पास, ये आ गए। अभी ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये नेगेटिव चार्ज बन गया, फिर लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होता, ये इंडक्शन मेथड वाला कंसेप्ट नहीं पता होता, तो देखिए आप क्या करते, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टिंग शीट के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं, पर पॉजिटिव की फील्ड लाइंस पता है आपको, आउटवर्ड जाती है, आउटवर्ड 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 ऐसे बना देते हैं आप, तो ये तो गलत हो जाती, स्ट्रेट लाइन बना देते तो। ठीक है, तो आपको ये इंडक्शन मेथड, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं तो हर एक प्रीवियस लेक्चर्स आपको आना चाहिए अच्छे से। ओके, उन सब की रिवीजन आपके पास ज़रूरी है, कोई भी कंसेप्ट कहीं पर भी यूज़ हो सकता है। तो जैसे इधर इंडक्शन मेथड वाला यूज़ हो गया, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज था। देखिए इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो फील्ड लाइन सीधी सीधी, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे होगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक तो ऐसे ड्रॉ होगी। ठीक है, अब मान लो यहाँ फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, कैसे बनेगी भाई, क्या ये ऐसा स्ट्रेट लाइन बना दूँ? मान लो, तो आपको ड्रॉ करने का मेथड क्या था, एक टेस्ट चार्ज रख के देखिए, एक टेस्ट चार्ज जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जैसे इधर टेस्ट चार्ज है, इसने तो इधर पुश किया, इसने इधर खींचा, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में ऐसे मूव करके आ गया। तो यहाँ पे जब आप फील्ड लाइन बनाओगे, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं ना, तो ऐसे आएगी आपके पास, थोड़ा सा करो पाथ ले गए, ये भी ऐसे करो पाथ ले गए, करो पाथ ले गए, करो पाथ ले गए, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा आपके पास, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में मूव कराना है। ओके, तो ये करो पाथ स्ट्रेट लाइन, करो पाथ ध्यान देना, फील्ड लाइंस को इधर बिठा, एक दूसरे से टच नहीं कर देना। ओके, ठीक है, और ऊपर की तो वैसे ही सिमिलर आपके पास ड्रॉ, कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर की जैसे बीच में तो ऐसी सीधी स्ट्रेट लाइन, ये तो हरदम से ही ड्रॉ करते आ रहे हैं। साइड की देख लेते हैं, साइड की देख लेते हैं, जैसे ये था प्लस क्यू चार्ज, ये इधर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इसको उधर पुश करना है, इनको इधर खींचना है, तो थोड़ा सा रिजल्टेंट की डायरेक्शन में, रिजल्टेंट हरदम हायर मैग्नीट्यूड की तरफ होना, तो ऊपर भी कर्व शेप बनेगी आपके पास। ठीक है, तो ये थी आपके पास 2019 में या 2014 में, 2014 में, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इजी था आई थिंक, क्वेश्चन 1 मार्क्स में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब की बार क्या है आपके पास, 2 मेटल प्लेट्स है,
P1 P2 मेटल की प्लेट है, ऐसे एक दूसरे से टच में रखी हुई है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे, पर वो दूसरा जो पार्ट था वो यही था कि इनके बीच में अट्रैक्शन होगी या रिपल्सन, वो मैंने इधर इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का चल रहा है। तो इन मेटेलिक प्लेट्स के एक साइड प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया, दूसरी साइड उतना ही नेगेटिव चार्ज रख दिया गया इक्वल डिस्टेंस पे। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी थी। तो यहाँ पर भी वही इंडक्शन मेथड वाला काम होगा। पॉजिटिव चार्ज को देख के इस वाले के नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, इस नेगेटिव चार्ज को देख के इसके पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है, जैसे ये इधर शो किया हुआ है। और फिर वेल लाइन वैसे ही ड्रॉ कर देनी है जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। फिर ये वाली इस तरीके से ड्रॉ करी थी हमने कर्व शेप में यहाँ पे, फिर लाइन्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उस तरफ, और ये इस तरीके से, ठीक है। वह बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसे पीछे वाला था, ओके। तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूँ, ये क्वेश्चन जो है आपके पास इंपॉर्टेंट है, कई सारे कंसेप्ट आपके ये पूरे करता है। क्वेश्चन क्या है, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इनसाइड ए होलो है कंडक्टिंग स्फीयर है, होलो है मतलब बीच से खाली है, जैसे आपके पास इस तरीके का है, ठीक है, बीच से खाली है और ये थोड़ी सी बाउंड्री है, बस इसकी कुछ तो बाउंड्री होगी ना, जैसे हाथ का पहनने वाला कड़ा होता है आपके पास, तो उसकी खुद की तो बाउंड्री है, बीच से बेशक खाली हो, कंडक्टिंग स्फीयर वही लगा लो, हाथ में पहनने वाला कड़ा हो गया आपके पास, ओके, सिल्वर का या और कुछ कंडक्टिंग मटेरियल का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न कौन सा करेक्ट है ये आपको शो करना है, बताना है इन ऑप्शंस में से, ओके। तो देख लीजिए आप ऑप्शन एक बार, फिर देखते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। क्या फर्स्ट वाला करेक्ट है, पहले बस फर्स्ट वाले के देखिए। ये यहाँ पे बीच में ये यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, फिल लाइन पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है मान लो, तो फिल लाइन बाहर निकली बाहर निकली बाहर निकली, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलनी सीख रखी है हमने तो, है ना। क्या ये ठीक है? तो देखते हैं इसमें कौन सा कंसेप्ट वायलेट हो रहा है, वो देख लेते हैं। एक कंसेप्ट देखिए, ये कंडक्टर की बाउंड्री थी, जैसे आपका कड़ा है तो ये उसकी बाउंड्री थी, ये कंडक्टर का इनसाइड पॉइंट है, और एक कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, जीरो। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ ही नहीं होती है, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए अंदर से भी गई हुई है, अंदर से भी गई हुई है, अंदर से भी गई हुई है, अंदर से भी गई हुई है ना। तो ये आपके पास रोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो उस कंसेप्ट के बेस पे ये आंसर आपके पास रोंग हो गया, ओके। दूसरा इसमें कौन सा कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस से 90 डिग्री के एंगल से निकलती है, ठीक है। तो क्या ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है? क्या ये लाइन 90 का एंगल बना रही है? क्या ये 90 का एंगल बना रही है? नहीं, 90 का एंगल वो लाइन बनाती है जो उसके सेंटर से जा रही हो, वो लाइन जो उसके सेंटर से जाती है, ये लाइन 90 का बनाती है, ये नहीं। तो ये 90 का एंगल भी नहीं बना रही है, तो दूसरा कंसेप्ट भी इसमें नहीं लग रहा है। एक क्या लोग हुआ कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इन्होंने अंदर भी बना दी। दूसरा क्या गलत हुआ कि किसी भी सरफेस से फील्ड लाइंस 90 डिग्री से आउटवर्ड या इनवर्ड जाती है, वो कंसेप्ट भी इन्होंने फॉलो नहीं किया, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। सेकंड वाला देख लेते हैं, इस वाले में इन्होंने क्या किया, अंदर तो नहीं बनाई, बिल्कुल वैसे ही है ये, और ये फील्ड लाइन सेम है, बस अंदर नहीं बनाई इन्होंने, अंदर वाला तो सुधार लिया, फिर भी ये आंसर गलत है क्योंकि 90 डिग्री वाला नहीं सुधार किया इन्होंने। ये फील्ड लाइन्स 90 डिग्री से नहीं निकल रही है, 90 डिग्री से वो फील्ड लाइन निकलती है जो सेंटर से जा रही हो। जैसे इस वाले को चेक कीजिए, क्या ये सेंटर से जा रही है? नहीं, सेंटर तो इधर कहीं है, तो ये 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री नहीं है तो सरफेस से 90 डिग्री नहीं बनाया, तो ये आंसर भी आपके पास गलत है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट थी ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, एक एक प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए, जो जो प्रॉपर्टीज़ बताई गई है पिछले 11th लेक्चर में, और ये 11th लेक्चर का सेकंड पार्ट है इस लेक्चर में, ओके। तो ब्रीफ में आप लेक्चर्स को देखिए। मेरा मकसद है आप सभी के कंसेप्ट को क्लियर करना, कितना भी टाइम लगे। आई नो कि सिलेबस इम्पोर्टेंट है, आई नो कि मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ इसको करने में, बट कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप कभी भी आगे जाके फिज़िक्स पढ़ेंगे तो कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि आपको कुछ आता ही नहीं, आपके टीचर्स ने कुछ पढ़ाया नहीं, ये सब, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, मार्क्स तो कभी भी आ जाएंगे, ठीक है। मार्क्स तभी आएंगे जब आपकी नॉलेज होगी, ओके। नॉलेज ज़रूरी है मेरे हिसाब से। डी पॉइंट में आपके पास क्या है, नॉलेज होगी तो आप आगे जाके भी मार नहीं खाएंगे कभी भी लाइफ में, ओके।
नॉलेज नहीं है अभी आप रट के या वैसे कैसे भी क्वेश्चन याद करके नकल करके कैसे भी मार्क्स ले लेते हैं, आगे जाके कहीं काम नहीं आएंगे वे मार्क्स आपके। ओके, बस एक बार एडमिशन लेने के लिए काम आते हैं आपके पास। फिर आगे कभी वाइवा हुआ करेगा प्रैक्टिकल वगैरह में, फिर क्या करेंगे आप जब ओरली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कोई कंसेप्ट पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स इम्पोर्टेंट है आपके पास, वाइवा वगैरह में नॉलेज ही काम आएगी। तो नेक्स्ट आपके पास डी, इसमें देखिए क्या गलत हुआ आपके पास, क्या कुछ गड़बड़ दिख रही है। फील्ड लाइंस यहाँ पे देखिए 90 डिग्री से निकल रही है, 90 डिग्री से पॉजिटिव चार्ज से बाहर भी निकल रही है, 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। पर दिक्कत ये हुई कि इन्होंने इस कंडक्टर का जो इनसाइड वाला हिस्सा था ये वाला, उसके अंदर फील्ड लाइंस बना दी ये, तो ये इसलिए गलत हो गया। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। सी पार्ट आपका आंसर बनेगा इसका। पॉजिटिव चार्ज से बाहर भी फील्ड लाइन निकल रही है, जो बाहर गई है वे सेंटर से जाने वाली लाइन दिख रही है आपको। ठीक है, तो बाहर वाली सब 90 का एंगल बना रही है, 90 से आउटवर्ड जा रही है, पॉजिटिव से बाहर निकल रही है। होलो कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ड्रॉ नहीं करी गई है, तो होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो सारे कंसेप्ट फॉलो हो रहे हैं, तो ये आपके पास आंसर सही है। ओके, मैं इसी क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फील्ड लाइन ऐसे कैसे ड्रॉ हुई, क्या हुआ कि ये फील्ड लाइन ऐसे बन रही है। ठीक है, देखिए कैसे, जो भी पॉजिटिव चार्ज कहीं पर भी रखा था अंदर, इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर इंडक्शन मेथड लगा। इंडक्शन मेथड क्या बोलता है कि इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर इस कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं डबल शेप ही बना लेता हूँ ऐसा। ये कंडक्टर था, ये कंडक्टर की वो बाउंड्री है जो कि सॉलिड है, जैसे कड़ा होता है आपके पास है ना, ये इस तरीके से। बीच में कहीं पर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा था, कहीं पर भी। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर इस कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज इंडक्शन मेथड से इधर आ गए। इंडक्शन मेथड में जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव आना होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव इतने सारे मत बना देना, ये पॉजिटिव चार्ज तो थोड़ी सी जगह में ही कंसनट्रेटेड था, तो उतना ही नेगेटिव इतने सारी जगह पे आना है, उतना ही नेगेटिव इतने बड़े स्फीयर पे आना है, तो ऑफकोर्स वे दूर दूर होंगे। ये नेगेटिव थोड़ा सा इधर हो गया, इधर हो गया, इस तरीके से। ओके, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर इधर नेगेटिव चार्ज आया तो दूसरे सिरे पे इंडक्शन मेथड में हमने देखा था कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। दोबारा से जब कोई भी सिर होती है ना, तो इस पॉजिटिव को देख के इधर नेगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ चले जाते हैं। एक्चुअली में ये होता है आपके पास। इंडक्शन मेथड डिटेल में पढ़ चुके हैं हम प्रीवियस लेक्चर्स में। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैट का शायद सेकेंड लेक्चर में ही ये चीज़ आ गई थी आपके पास। तो फिर से ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पॉजिटिव को देखकर एक्चुअली में क्या हुआ मैं वो बता रहा हूँ। इसको देखकर ये नेगेटिव चार्ज आ गए, नेगेटिव चार्ज उतने ही बनते हैं जितना आपके पास बीच में ये पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा था, तो वो नेगेटिव चार्ज इतने बड़े स्फीयर पे फैलना है तो दूर दूर फैलेगा। ओके, ऐसे ही इस वाले के जो नेगेटिव चार्ज इधर खिंचा है, तो पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ आ गए ऐसे, ये इसके बाहर की साइड पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब फिर लाइन ड्रॉ करनी है आपने, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, 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 और बाहर भी आपकी पॉजिटिव से आउटवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड, ऐसे बनाई गई है आपकी। तो ये फिल लाइन ऐसे बनी है। ठीक है, ये फिल लाइन ऐसे बनी है। हुआ क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, इसकी वजह से यहाँ 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 नेगेटिव आ गए और बाहर की साइड आपके पॉजिटिव चले गए। इस तरीके से फिल लाइन बनी है। इंडक्शन मेथड ही यूज हुआ है इसका। बाकी मैंने इधर प्रॉपर्टीज़ लगा के आपको चेक करना सिखा दिया कि कैसे गलत या सही आप चेक करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। आपको स्केच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज होलो सिलेंडर, एक होलो सिलेंडर है ये, इस पर यूनिफॉर्म चार्ज आपको दे रखा है, तो आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। अगर आपसे ड्रॉ ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं। नेक्स्ट भी आप ही को करना है। नेक्स्ट के मैं ऑप्शन दे देता हूँ और आपको आंसर बताना है। कमेंट सेक्शन में आंसर बताना मेरे को। आपको क्या दिया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और जिसकी हर साइड पर एक क्यू क्यू और क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है या ऑप्शंस में से ढूंढनी है, तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ ये। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये आपको 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी कैसी होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो आपके हर सिरे पे इक्वल चार्ज रखे हुए हैं, तो इनमें से कौन सी लाइन आपकी ठीक है
वो आपको बतानी है। कई सारे कंसेप्ट लगेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार IIT JEE में इसको पूछा गया है। तो आप सारे कंसेप्ट जो जो आपको याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टच करती है नहीं करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये सब किया हुआ है आपने, वो सब लगाइए। देखिए कि आपके पास कौन सी वाली इनमें से ठीक बन रही है। कमेंट सेक्शन में आप अपना ऑप्शन बता सकते हैं मेरे को। ओके, अगर आप बताएंगे तो मेरे को भी ये हो जाएगा कि आपने लेक्चर को देखा है, आपने पढ़ा है। नहीं बताएंगे तो अगर कोई भी आंसर नहीं आता है तो मैं ये समझूंगा आप वीडियो लेक्चर देख ही नहीं रहे हैं। ओके, प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, कभी कोई कमेंट आया नहीं है इधर, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोग नहीं देख रहे हैं। ओके, तो आप लोग मेहनत करते रहिए, नहीं देखा है तो अभी तक देख लीजिए। एक क्वेश्चन शायद NCERT का है, ये भी आपको खुद ही करना है। विच अमंग द कर्व्स ऑन द, इन ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी फील्ड लाइन आपके पास सही है, कौन सी गलत बनी हुई है, ये आपको बताना है। कौन सी करेक्ट बनी हुई है वो आपको बतानी है। तो चेक कर लीजिएगा, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको चेक करनी है। जितनी भी प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूँ कि ये 90 डिग्री से बाहर निकलती है, 90 से अंदर जाती है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, कभी दो फील्ड लाइंस टच नहीं करती, दो फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप, फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, पॉजिटिव से बाहर नेगेटिव से अंदर। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो अट्रैक्शन शो करती है, अगर कहीं पे रिपल्सन है तो ये एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर डालती हैं। ये सारी चीज़ें एक इस पर टेंजेंट बनाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगी। जहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोज है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है, जहाँ पे फील्ड लाइंस दूर दूर है वहाँ पे फील्ड लाइंस वीक होती है। ये सारी चीज़ें यूज़ कीजिए, देखिए कौन सी सही बनी है कौन सी गलत बनी है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मेरे को ये होई कि आप लोगों ने पढ़ा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये हो गया हमारे पास टॉपिक क्लियर कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही अपलोड करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। पढ़ते रहिए, थैंक यू।